एक बार की बात है, रामगढ़ नामक गांव में एक छोटा सा किसान का परिवार रहता था, जिसमें उसकी पत्नी लक्ष्मी, अपनी बेटी शाश्वती और अपने पति रमेश के साथ खुशी खुशी रहती थी। हालांकि रमेश खेतों में खेती करने का काम करता था, लेकिन वह इतनी मेहनत से करता जिसके कारण उसका पूरा साल फसल बहुत अच्छी उगती। और उसकी एक आदत बहुत ही अच्छी थी कि वह अपने से सभी छोटे भाई बहनों का पैसों के मामलों में ध्यान रखा करता था। इसी प्रकार एक रोज बड़े भैया, आप तो जानते ही हो कि इस बार भी मेरी फसल अच्छी नहीं हुई है, इसीलिए मैं आपसे कुछ पैसे उधारी पर लेना आया हूँ। कृपया कर मुझे कुछ पैसों की मदद करें, वरना मैं कंगाल हो जाऊंगा और मेरे बीवी और बच्चों को लेकर सड़क पर आना पड़ेगा। हाँ भैया, कृपया कर इस बार भी हमारी मदद कर दे। हम अगली बार से ध्यान रखेंगे कि आपसे पैसे मांगने की नौबत ना आए। बस इस बार मदद कर दीजिए। भैया, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। अगर आप मुझे पैसे नहीं देंगे तो फिर मैं अपना मुंह लेके कहाँ जाऊंगा। खबरदार, अगर ऐसी बातें दोबारा की तो मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। मुझ पर तुम्हारा पूरा का पूरा हक बनता है और ये पैसे मैं तुम्हें उधार नहीं दे रहा हूँ, मैं तुम्हें सदा के लिए रखने के लिए दे रहा हूँ। समझ में आया? बस अगली बार कभी भी इस तरह की बातें मत करना। हाँ देवर जी, आप यह पैसे बिल्कुल ले जाइए। भाभी आ गई तो इसका मतलब यह कभी भी मत समझिएगा कि आपका भैया पर से अधिकार हट गया है। आपका अभी भी अधिकार उतना ही है जितना कि पहले था। और छोटी, तुम कब से ऐसी बातें करने लगी? का बहुत बहुत धन्यवाद भाभी। भगवान ऐसी भाभी सबको दे। हाँ दीदी, इन्होंने बिल्कुल सही कहा। ठीक है। इसी प्रकार रमेश का स्वभाव था। रमेश अपने बड़े भैया हो या फिर छोटा भाई, उसे हमेशा सहायता में आगे रहता था। इसी प्रकार एक रोज रमेश खेती कर रहा था, तभी खेतों के जज की वृद्ध व्यक्ति उससे बोलते हैं। अरे रमेश बेटा, तुम्हारे खेतों में अधिक पैदावार और अधिक उर्वरक खाद और मेहनत के कारण अब तुम्हारे मिट्टी में परिवर्तन आ चुका है। मैं तो कहता हूँ 1 साल के लिए इसे आराम करने दो, वरना अगले साल तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। आशा है कि तुम्हें कुछ समझ में तो आ रहा होगा, इसीलिए इस खेत को अभी के लिए छोड़ दो और कुछ और काम क्यों नहीं पकड़ लेते हो तुम। मैं तो कहता हूँ तुम आज ही काम के लिए साहूकार के पास क्यों नहीं जाते। अरे हाँ काका, मुझे भी लग रहा है कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अब इस खेत को 1 साल के लिए आराम दे देना चाहिए। वैसे भी इस खेत ने मेरी बहुत मदद की है, इसे आराम देने में ही अच्छाई होगी, वरना अगले साल मुझे खेती के रूप में कुछ भी नहीं मिलेगा। तो मैं अब जाता हूँ। हाँ बेटा जाओ, मैं तो कहता हूँ अभी ही जाओ तुम साहूकार के पास, ताकि वह तुम्हारी मदद कर पाए, वरना वह खेत किसी और को दे देगा। ठीक है काका, जैसा आप कहें। जिसके बाद रमेश बिना कुछ सोचे समझे वहां से तुरंत निकल जाता है और अपने घर जाता है। फिर अपनी पत्नी से बोलता है। अरे मेरी गुड़िया रानी, तुम अभी तक विद्यालय क्यों नहीं गई? पिताजी, आपने मेरे पिछले 4 महीने से विद्यालय की फीस नहीं जमा की, जिस कारण स्कूल वालों ने मुझे घर भेज दिया। ओ जी, यह आपने क्या किया? आपने बच्ची का स्कूल का फीस क्यों नहीं जमा किया? बताओ तो। अब तो इसे स्कूल वालों ने भी निकाल दिया। अब क्या होगा? यह अपने भविष्य में कैसे पढ़ेगी?
अरे भाग्यवान, अब खेतों में फसल कम होने लगी है क्योंकि बहुत ही लंबे समय से उर्वरक और खाद की मात्रा उसमें जाने के कारण अब उसे 1 साल तक आराम की आवश्यकता है। मैं अभी जाके साहूकार से काम मांगूंगा और फिर उन पैसों से इसकी फीस भी भर दूंगा और बाकी सारे काम भी कर दूंगा। समझ में आया तुम्हें? इसीलिए मैं तुम्हें यह बोलने आया कि मैं अभी साहूकार के यहाँ उनके खेतों में काम मांगने के लिए जा रहा हूँ। ओ जी हाँ, जाइए। वैसे भी कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, हर काम को मन लगा के करना चाहिए। मैं तो कहती हूँ आप अभी इसी वक्त जाइए। हाँ पिताजी, फिर आप उसके बाद हमारे विद्यालय की फीस भी जल्द से जल्द भर दीजिएगा। मैं भी यही कहूँगी आपसे। ठीक है, मैं काम मांग के जल्दी आता हूँ। जिसके बाद रमेश सीधा साहूकार के घर जाता है वहाँ काम मांगने के लिए। वह साहूकार के घर पहुंचता है तो साहूकार उससे पूछते हैं, अरे रमेश, आज इतने दिनों के बाद मेरे दरवाजे पे तुमने कैसे दस्तक दी, बताओ। साहूकार जी, आप तो जानते ही हैं कि गांव में सबसे अधिक खेती मेरे ही यहाँ होती है। इसी खेती के कारण मेरे मिट्टी में थोड़ा सा परिवर्तन आ गया है, तो मैं सोच रहा था क्यों ना अपने खेत को 1 साल के लिए आराम दे दूं ताकि अगले साल से फिर से अच्छे से पैदावार हो। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। और वैसे भी तुम जैसे मेहनती लोगों को अपना खेत कौन नहीं देना चाहेगा। मैं तुम्हें गांव से बाहर जो सबसे बड़ी जमीन है, मैं वहां तुम्हें खेती करने का आदेश देता हूँ। जाओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगली सुबह रमेश अपनी पत्नी से बोलता है, अरे भाग्यवान, मैं खेतों पे जा रहा हूँ। खेत गांव से बाहर है तो आने में देरी लगेगी। ठीक है, आप जाइए खेतों पर। जिसके बाद रमेश उस खेतों पर जाता है और वहां जाके स्वयं से बोलता है, हे भगवान, इतनी बड़ी खेत, इस पर खेती करते करते तो हालत ही खराब हो जाएगी। कोई बात नहीं, मैं इसे कर सकता हूँ और मैं करूँगा। वह ऐसी बातें स्वयं से कर ही रहा होता है कि तभी वहां पर एक काला कोबरा सांप पता नहीं कहां से आ जाता है और वह रमेश के पैरों में काट लेता है। रमेश वहीं गिर जाता है। सुबह से शाम और शाम से रात और फिर अगली सुबह उसकी पत्नी खुद से बोलती है, हे भगवान, ना जाने उन्हें क्या हो गया, वह अभी तक क्यों नहीं आए। मुझे ही उनके पास जाना होगा। जिसके बाद उसकी पत्नी तुरंत ही अपने घर से निकलती है और साहूकार के घर पहुंचकर साहूकार से बोलती है, साहूकार जी, आपने मेरे पति को किस खेत पर भेज दिया कि वह कल सुबह के गए, अभी सुबह हो गई, फिर भी वह नहीं आए। यह तुम कैसी बातें कर रही हो बेटी? वह अभी तक नहीं आया। हमें अभी इसी वक्त वहां जाकर देखना होगा। जी, थोड़ा जल्दी चलिए। जब वह अपने पति को वहां पड़े हुए देखती है तो आश्चर्यचकित रहती है। फिर थोड़े समय में वह अपने पति को घर लाती है और डॉक्टर से बोलती है, डॉक्टर जी, अब कब तक मेरे पति ठीक हो जाएंगे? कुछ बताइए इनके बारे में।
देखिए, अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। बॉडी में पूरा जहर फैल चुका है। इन्हें अभी 6 से 7 महीने या 1 साल तक आराम करने की आवश्यकता है। और मैं क्या ही बताऊं, अभी इन्हें आराम करने दीजिए। अब मैं चलता हूं। ठीक है, टाइम टू टाइम इनका इलाज करवाते रहिएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसा आप करें। इनका ध्यान रखिएगा और खाने में इन्हें अच्छे अच्छे खाना ही खिलाइएगा। ऐसा बोल डॉक्टर वहां से चला जाता है। फिर साहूकार उसकी पत्नी से बोलता है, बेटी, मैं समझ रहा हूँ तुम पे तो दुखों का पहाड़ टूट गया। अगर काम की जरूरत हो तो मेरे खेतों में काम कर लेना, जो गांव के अंदर ही है। तुम्हें बहुत आसानी होगी क्योंकि तुम्हारे खेत तो अभी खराब हो चुके हैं ना। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ पैसे मैं इनके छोटे भाई से मांग लूंगी। ठीक है, अब आप जा सकते हैं ताकि मैं इन्हें खिला पिला सकूं और अच्छे से इनकी सेहत का ध्यान रखूं। जिसके बाद साहूकार वहां से चला जाता है। अब उसके ऊपर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट गया था। पर कहते हैं ना कि दुख में तो कई बार सबसे पहले अपने ही साथ छोड़ देते हैं। वह मंझले भाई के घर जाके बहुत बुलाती है, लेकिन उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। फिर वह छोटे भाई के घर जाती है। अरे दीदी, चलिए जाइए यहाँ से, हमारे पास आपके लिए कोई पैसे नहीं है। हाँ भाभी, और वैसे भी वह पैसे तो भैया ने मुझे खुशी खुशी दिए थे। उन्होंने कोई उधारी नहीं दी थी जो मैं आपको देकर चुकता करूं। यह आप क्या कह रहे हैं देवर जी? खैर, ऊपर वाला सब देख रहा है। और फिर अगली ही सुबह से उसे खेतों में दिन रात मजदूरी करनी पड़ती है अपने पति को ठीक करने के लिए। धीरे धीरे समय बीतता है और अब फिर से उसका छोटा सा हंसी खुशी परिवार बस गया। अब तो उसकी बेटी भी स्कूल जाने लगी और उसका पति भी ठीक हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिली, हमें बिना सोचे समझे किसी की भी मदद नहीं करनी चाहिए।